सिविल्स ओनली के वीकली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी लोग अभी तक के सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर डिस्कशन के पीडीएफ को सिविल्स ओनली की वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मंथ के एंड में अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? ऑप्शंस हैं कर्तव्य पथ, सत्य पथ, न्याय पथ या फिर अहिंसा पथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ। हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा है। सरकार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में पुनर्विकसित क्षेत्र का उद्घाटन जल्द करेगी और राजपथ को औपनिवेशिक काल में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किंग्सवे को ब्रिटिश राज द्वारा 1911 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, से अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद बनाया गया था और इसे आजादी के बाद इसका नाम रखा गया था राजपथ। तो अब इसका नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रखा है और राजपथ वही मार्ग है जहाँ पे 26 जनवरी की परेड होती है। अब कर्तव्य पथ से कुछ जुड़े बिंदु हैं। कर्तव्य पथ के दोनों ओर लाल ग्रेनाइट से 15.5 किलोमीटर तक लंबा पैदल मार्ग बनाया गया है। साथ ही 19 एकड़ के क्षेत्र में 16 पुल बनाए गए हैं। नहर क्षेत्र में 16 पुल बनाए गए हैं और जो ये पथ है, इसके दोनों ओर बैठने की व्यवस्था होगी, उसे भी पूरी तरह से ग्रीन एरिया के साथ पूरा किया जाएगा। ये जो ऐतिहासिक राजपथ यानी कि अब कर्तव्य पथ, यह भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का एक जीवंत पथ है। जब के लोग यहाँ पे आएंगे तो नेताजी की प्रतिमा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये सभी उन्हें एक महान प्रेरणा देंगे और उन्हें कर्तव्य की भावना पैदा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया, जो कि भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत निर्मित हुआ है? ऑप्शंस है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। इस परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट का लाभ प्रदान करेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित 7 समझौतों का आदान प्रदान किया गया। ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत कुछ तथ्य आपको समझा देते हैं। यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के रामपाल में स्थित है। इसे भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश इंडिया का फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया जा रहा है। इसकी सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई अक्टूबर की शुरुआत में वाणिज्यिक परिचालन में आ जाएगी और बांग्लादेश भारत बिजली के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग में एक बड़ी सफलता साबित होने वाली है ये। और इसकी यूनिट 2, ये यूनिट 1 का अभी अनावरण किया गया है। तो जो इस संयंत्र की यूनिट 2 है, इसे रामपाल कोयले से चलने वाली बिजली परियोजना के भी रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत अगले साल होने वाली है। तो अगर ये यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों इकाइयां चालू हो जाएंगी तो ये मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस है लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिज ट्रस को। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। 47 वर्षीय नेता ने जुलाई में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के आंतरिक नेतृत्व प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराया। अब ये जो लिज ट्रस हैं, ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री है यूनाइटेड किंगडम की। पहली थी थेरेसा मे और दूसरी मार्गरेट थैचर और थर्ड नंबर पे लिज ट्रस हैं। अभी तक 3 महिला प्रधानमंत्री हुई हैं और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस 6 सितंबर को ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और उन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया। पूर्व वित्त मंत्री लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 57% मतों से हराया और इसके बाद ऋषि सुनक ने कहा है कि वे लिज ट्रस को पूर्ण समर्थन देंगे। अब वर्तमान में लिज ट्रस के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने और ऊर्जा संकट से निपटने जैसी चुनौतियां होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रतिवर्ष ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करता है? ऑप्शंस है फिनलैंड, पोलैंड, रशिया या फिर पुर्तगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक में रूस में आयोजित किया जाता है। यह फोरम 2015 से सितंबर में आयोजित किया जा रहा है और रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने आज से ही इस फोरम में भाग लिया है। इसकी मेजबानी हर वर्ष रूस द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा अभियान जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री डेंगू मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री कोविड मुक्त भारत अभियान या प्रधानमंत्री पोलियो मुक्त भारत अभियान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। यह अभियान द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के रूप में जारी किया गया, जिसका मकसद साल 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन करना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्वारा निक्षय मित्र पहल की भी शुरुआत की गई, जो इसी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निक्षय मित्र पोर्टल दानदाताओं को टीबी का उपचार करा रहे लोगों के लिए अनेक तरह की मदद देने का मंच प्रदान करता है। इसके त्रिस्तरीय सहयोग में पोषाहार, अतिरिक्त निदान और वाणिज्यिक समर्थन शामिल है। इन दाताओं को ही निक्षय मित्र कहा जाएगा, जिनमें जनप्रतिनिधि, राजनीति दल से लेकर कारपोरेट, एनजीओ और आम लोग तक भी शामिल हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को किस देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, रूस, पाकिस्तान या फिर जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम की। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को प्रधानमंत्री लिज ट्रस द्वारा यूके के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुएला ब्रेवरमैन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर हैं, जिन्होंने 2020 से 2022 तक इंग्लैंड और वेल्स के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। इनकी मां एक हिंदू तमिल और पिता क्रिस्टी फर्नांडिस गोवा मूल के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के दासपारा गांव को भारत के पहले जैवग्राम के रूप में स्थापित किया है। राज्य सरकार द्वारा विकसित बायो विलेज 2.0 की अवधारणा को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई और दासपारा बायो विलेज को एक ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिसमें 64 फैमिली पूरी तरह से जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। तो भारत का पहला जैवग्राम त्रिपुरा का दासपारा गांव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 2022 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं गैरी बेनचेघिप, तदाशी हटोरी, सोथियारा छिम या फिर उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इवन 4 लोगों को इस बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और इनके विजेताओं के नाम हैं गैरी बेनचेघिप, तदाशी हटोरी, सोथियारा छिम और चौथे विजेता हैं बर्नाडेट मैड्रिड। तो ये 4 लोगों को दिया गया है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार भी माना जाता है। यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस बार इस पुरस्कार का 64वां संस्करण था। इसके साथ ही केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की सदस्य के शैलजा ने रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर रशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। एंटोनियो गुटेरेस ने किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया। रोजा ओटुनबायोवा, जिन्होंने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था, इन्होंने डेबोरा लियोन की जगह ली, जिन्होंने इस साल जून में अपना पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, बबीता फोगाट या फिर विजय कुमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग में 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग की ट्रॉफी जीत ली है और डायमंड लीग को ओलंपिक और विश्व चैंपियन के बाद ट्रैक एंड फील्ड की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता माना जाता है। इसका शुरुआत वर्ष 2010 में शुरू हुआ था और इसका 13वां संस्करण था, जो इस बार स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में किया गया है। इन्होंने इससे पहले वर्ष 2017 और 18 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जिसमें वह क्रमशः 7वें और 4थे स्थान पर थे।
नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय खेलों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इन्होंने वर्ष 2022 की शुरुआत में भी स्टॉकहोम डायमंड लीग में 94 मीटर दूर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भाला फेंककर दूसरे स्थान पे थे ये, और अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मैच में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल भी जीता था। और अभी तक अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ऐसा करने वाले ये दूसरे एथलीट हैं। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में क्वालिफाई किया था। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।